Hello everyone, I'm Ambuj Gautam and I will be dealing with current affairs related to Indian polity, constitution, governance and international relations. So today the first topic that we are covering is hate speech. न्यूज़ देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इस समय हल्ला मचा हुआ है. कोई कुछ बोल रहा है रिलीजियस ग्रुप के बारे में, कोई दूसरे रिलीजियस ग्रुप के बारे में कोई बोल रहा है. कई बार हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप के बारे में कई बातें की जाती हैं. तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, इस टॉपिक के एग्जाम में जो इसका इंपॉर्टेंस है उसको समझते हुए, वी विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक वेरी होलिस्टिकली in a very concise form so that you will be having the complete knowledge of the topic in and out as far as the examination is concerned. Fine. The Indian government is planning to bring a law to curb the hate speeches. भारत की जो सरकार है वो हेट स्पीचेस पे कर्ब करने के लिए एक नया लॉ जो है वो लेके आने वाली है. ठीक है. So that is why this topic is again in news and this has been in news for a very long period. Right? So what are the subtopics that we will be covering under this particular news that we will first go through? We will first see context क्या है, relevance क्या है वो देखेंगे हम. पहले वो हमने देख लिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नया लॉ हेट स्पीचेस को कर्ब करने के लिए लेके आने वाली है. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट एंड रेलिवेंस. देन व्हाट इज द इशू, इशू क्या है, दैट वी विल सी. व्हाट इज हेट स्पीच, हेट स्पीच की एज सच कोई डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन क्या है, और किन एक्टिविटीज को, किस तरह की पब्लिकेशंस को, किस तरह के इंफॉर्मेशन को हम हेट स्पीच में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. देन why hate speech must be curbed. ठीक है, क्यों कर्ब कर देनी चाहिए, एंड व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ हेट स्पीच. इंपैक्ट क्या है हेट स्पीच का, इसमें हम देखेंगे कि लॉ कमीशन क्या बोलता है हेट स्पीच के बारे में. लॉ कमीशन की क्या राय है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंपैक्ट डज अ हेट स्पीच हैज ऑन द सोसाइटी. देन कॉजेस क्या हैं हेट स्पीच के, what are the different forms of hate speech. Thereafter we will be seeing difference between free speech and hate speech. कई बार लोग जो हैं कुछ बोल देते हैं गलत, जिससे कि सोसाइटी का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सोसाइटी में जो हार्मनी बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मगर लोग उसको बोलते हैं कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट टू स्पीच ऑफ एन एक्सप्रेशन. सो व्हाट is the difference between hate speech and fundamental right to speech and expression, and where should we draw the line. ठीक है. Then we will also see the provisions regarding the hate speech. hate speech को कर्ब करने के लिए अभी ऐसे डायरेक्टली कोई लॉ नहीं है, बट ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्टिंग है इंडियन पिनल कोड के, वो सेक्शन कौन कौन से हैं, दैट वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ. देन व्हाट मेजर्स शुड वी टेक, एंड there have been certain committees which have been formed to give recommendations regarding curbing, controlling and punishing the perpetrators of hate speech. What are those committees and what have been the recommendations of those committees, that we will be seeing. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है हेट स्पीच से रिलेटेड. उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो लेक्चर लिया, हमने जो डिस्कशन किया, उससे आप उन क्वेश्चंस का आंसर कितना इजीली आप कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चंस आ सकता है एक, एग्जामिन हाउ हेट स्पीच पोजेस कॉम्प्लेक्स challenges to freedom of speech and expression. We should be writing this answer in 250 words. Next question, what is meant by hate speech? Definition की बात हो रही है. How will you define hate speech? Next, list down the recommendations made by T.K. Vishwanathan Committee to deal with hate speech on the internet. ठीक है, विश्वनाथन कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी, उन्होंने कैसे हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए बात कही, दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग. Then third question can be, hate speech in India is a result of various
फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, मतलब कि आपको पहले यहां पे बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेट स्पीच को फैसिलिटेट करते हैं, या फिर व्हाट आर द रीजंस, कॉजेज ऑफ हेट स्पीच, वो हमको देखना है। इन दिस स्लाइड डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड सजेशंस टू इफेक्टिवली डील विद द सेम। ठीक है, तो हम यहां पे हेट स्पीच के से इंपैक्ट क्या पड़ता है वो भी देखेंगे। जब हम इंपैक्ट की बात करेंगे तो 257th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में हेट स्पीच के इंपैक्ट के बारे में क्या कहा गया है, दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग। फाइनली वी विल बी सीइंग कि व्हाट आर द सजेशंस। तो जो कमिटीज बनी है, एक कमिटी बनी थी बेस बरुआ कमिटी, एक कमिटी बनी थी टी के विश्वनाथन कमिटी। बेस बरुआ कमिटी जो थी वो रेशियल हेट्रेड स्पेसिफिकली उससे डील करने के लिए थी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, और टी के विश्वनाथन कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के सीरीज में। फाइन, इफ दैट इज फाइन, लेट अस प्रोसीड विद द थिंग। व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? देखिए, हाल फिलहाल में देयर हैव बीन मेनी इवेंट्स वेयरइन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप के रिगार्डिंग उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है। मार्जिनलाइज जो कोशिश करने की कोशिश की है, दैट इज डन ऑन द फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज डन ऑन द फ्रंट ऑफ सोशल इंक्लूजन, दैट इज डन ऑन द फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उनको इंक्लूजन से अलग करने की बात की गई है, उनको बेसिकली उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की बात की गई है, मार्जिनलाइजेशन की बात की गई है इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की। बी इट रिलीजियस ग्रुप, कई बार मुसलमानों के लिए कहा गया है, मुस्लिम्स ग्रुप ने कई बार हिंदू जो पॉपुलेशन है उनके बारे में कहा है, कई बार जो लेस्बियंस हैं, गेज हैं, ट्रांससेक्सुअल्स हैं, इनके खिलाफ हेट स्पीचेस दी गई हैं। फीमेल्स इन द सोसाइटी, उनके खिलाफ कई बातें कही जाती हैं। सो दैट हैज बीन द इशू एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन न्यूज राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक। ठीक है, साल भर ये न्यूज जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हाईलाइट होती रहती है, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर topic has its own importance for the civil services examination. Is that clear, everyone? Fine. Now, what is a hate speech? पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि hate speech क्या है? Well, अगर हम जाएं कोई लीगल डेफिनेशन ढूंढने के लिए, तो इंटरनेशनली इफ यू सी देयर इज नो लीगल डेफिनेशन फॉर हेट। कोई पर्टिकुलर वर्ड्स, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज, कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशंस कि इनको ही हम हेट स्पीच बोलेंगे। कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि आपने ये बोला है तभी जाके ये हेट स्पीच, नहीं, देयर इज नो लीगल डेफिनेशन एज सच। बट स्टिल इफ यू वांट टू डिफाइन hate speech, it can be defined in this way. It can be a kind of incitement. It can be a kind of incitement to hatred against a particular group of persons marginalized by their religious belief, sexual orientation, gender, and so on. So these groups are marginalized. The people belonging to certain communities are marginalized on the basis of their religious identity, on the basis of their sexual orientation, on the basis of their gender group. When such marginalization takes place because of certain incitement, which can be a digital content, which can be something written in any publication, which can be a speech by a person, these all constitute hate speech. These all constitute hate speech, and it can be any kind of communication in speech, in writing, or in behavior. It can be any kind of thing. It can be any kind of communication in speech, in writing, or behavior. Is that clear? Fine. Next, हमारा है why hate speech must be curbed. हेट स्पीच को कर्ब करना, रोकना क्यों जरूरी है? आपने कम्युनल राइट्स देखे होंगे, दिल्ली में कम्युनल राइट्स हुए, मुजफ्फरनगर में कम्युनल राइट्स हुए। कई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह के मौकों का, इस तरह के इंसिडेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं टू डिस्टर्ब द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, टू डिस्टर्ब द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री।
दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कर्ब द हेट स्पीच. गोधरा कांड हुआ था, गोधरा राइट्स हुए थे 2002 में. उसका अच्छा खासा फायदा उठाया गया था एनिमी नेशंस के द्वारा, फंडामेंटल एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के द्वारा, टू ब्रिंग पीपल इन देयर ओन फोल्ड, टू promote their propaganda against a particular religious group, which shall disturb the communal harmony, the social harmony, and the disturb and break the fabric of the society in India. So it is important because it can pose dangers to the internal security of the country. It can pose danger to the internal security of the country. Again, it is important because hate speeches incite extremist sentiments. They ignite extremist sentiments among the communal groups, among the individuals. If a particular communal group is continuously being targeted, be it a majority or be it a minority, a feeling perpetrates among the members of the community that there is a threat to our religion, there is a threat to our tradition or culture, and that is why we have to retaliate. तो एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं ये हर्ट करते हैं, एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं ये फिर से थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं विद इन द कम्युनल ग्रुप्स और द जेंडर ग्रुप्स. मॉब लिंचिंग जैसे इंसिडेंसेस जो होते हैं वो हमने हाल फिलहाल में कई देखे. तो इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग भी हो सकती है. आपने किसी बड़े लीडर ने, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कई ग्रुप, हिंदू ग्रुप्स के जो लीडर्स रहे हैं या फिर मुस्लिम ग्रुप्स के लीडर्स रहे हैं, दे हैव गिवन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स और बोल के चले जाते हैं अपने घरों में. लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं. और जब एक ग्रुप एक साथ काम करते हैं तो उनमें कोई लॉजिक काम नहीं करता उनके एक्शंस पे. सो इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग कैन ऑल्सो बी अ इंपैक्ट ऑफ हेट स्पीचेस. मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन. हेट स्पीच कई बार मिसइंफॉर्मेशन भी फैलाती है कम्युनिटी में. डिसइंफॉर्मेशन, जो कि मिसइंफॉर्मेशन गलत हुई, डिसइंफॉर्मेशन जो कि थी नहीं, वो भी चली जाती है. So that is why it is important to curb hate speeches, because they can lead to mob lynchings, they can lead to communal riots, they can lead to discrimination on the basis of sexual orientation or violence on the basis of sexual orientation. Right? Next, what is the impact of hate speech? What is the impact of hate speech? सबसे पहले हम देख लेते हैं 267th रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन की. What does it say on the impact of hate speeches? Law Commission in its report writes that such utterances, utterance मतलब बोलना बार बार, such utterances have the potential to provoke individual and the society. These utterances have the potential to provoke individual and the society to commit acts of terrorism, genocide and ethnic cleansing. तो लॉ कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही. लॉ कमीशन ने 3 इंपॉर्टेंट इंपैक्ट, वेरी गुड इंपैक्ट, वेरी प्रोबेबल इंपैक्ट जो हेट स्पीचेस की वजह से हो सकता है उसको हाईलाइट किया. एंड दोज इंपैक्ट आर, it can lead to acts of terrorism, it can lead to acts of genocide, it can lead to acts of ethnic cleansing. Right? These are other impact of hate speeches which are listed on the screen. Human right violation हो सकता है, of course हो सकता है. आप marginalized group के जो rights हैं उनको वो आप avail नहीं करने देंगे. राइट टू रिलीजन उनको फॉलो आप नहीं करने देंगे. राइट टू इक्वलिटी इनको नहीं मिलेगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होगा. सो इन नटशेल, human right violation of those belonging to the marginalized communities will be taking place. Atrocities and crimes, terrorism we have already seen,
the spread of violent extremism, gender-based violence, communal violence, polarization of communities and sections of the society, threat to protection of civilians, minorities, refugees, women, and children, alleviate the fight against all forms of racism and discrimination, erosion of democratic values, mobocracy and mob lynching. Mobocracy means wherein भीड़ तंत्र जो होता है, that is mobocracy, कि भीड़ डिसाइड करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, that is known as mobocracy. Deteriorate peace, growth and development. Hate speech alienates, marginalizes and undermines personal dignity. Hate crime we have already seen. Property damage, rape, genocide. It can even deteriorate bilateral relations and lead to tussle wars. आपने देखा होगा bilateral relations कैसे हर्ट होता है. अभी एक किसी इंडिविजुअल ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड, तो मिडिल ईस्ट से काफी प्रेशर जो था इंडिया में क्रिएट होने लग गया था. इट हैड द पोटेंशियल टू डेटेरियोरेट द बायलैटरल रिलेशन. होता नहीं कुछ, मगर एक माहौल जरूर बनाया गया था. राइट. सो दीज आर द प्रोबेबल इंपैक्ट ऑफ हेट स्पीचेस. ब्रीफ दैट इज क्लियर नाउ कि क्या इंपैक्ट हो सकता है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कर्ब द हेट स्पीचेस. नेक्स्ट, और लो कमीशन वाला जरूर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस तरह की आप कमिटीज का, लो कमीशन का, आप जब भी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड रिकमेंडेशन आप लिखते हैं या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन आप लिखते हैं, दैट हैज इट्स ऑन इंपैक्ट इन द एग्जामिनेशन. दैट हैज इट्स ऑन इंपैक्ट इन द एग्जामिनेशन. फाइन. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हेट स्पीच. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हेट स्पीच के कॉजेज क्या हैं? पहला कॉज है स्टीरियोटाइप एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइप एंड देयर रूट्स. नेगेटिव स्टीरियोटाइप मतलब आप किसी कम्युनल ग्रुप के बारे में, किसी रिलीजियस ग्रुप के बारे में, किसी पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में, या फिर किसी पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप के बारे में आपने पहले से एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो बनाई हुई है. और वो जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है वो काफी नेगेटिव है. आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोचा हुआ है, नहीं यार इनके लिए तो देश मायने नहीं रखता. आपने एक पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों के बारे में सोचा हुआ है, नहीं यार ऐसा नहीं है, इनका तो बीमारी है, इनको ये बीमारी है, ये कोई नेचुरल थिंग नहीं है. दिस इज नॉट नेचुरल. देयर इज समथिंग व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिजीज. आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, अरे ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, तो ये गलत लोग हैं ये लोग. तो ये नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग जो हमेशा होती है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट कॉज बिहाइंड द हेट स्पीचेस. आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिर्फ उसी नजर से देखते हैं, प्रीजुडिस्ड माइंडसेट की नजर से देखते हैं. तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट रीजन. नेक्स्ट, परपिट्रेटर्स ऑफ हेट स्पीच कैन बी मोटिवेटेड बाय ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर. जो परपिट्रेटर होते हैं उनको इंसाइट करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं. कई जो ऐसे परपिट्रेटर होते हैं, दे आर थ्रिल सीकर्स. उनको मजा आता है, देखते हैं भैया ऐसा अगर मैं लिख देता हूं, ऐसा बोल देता हूं, ऐसा पोस्ट कर देता हूं, तो देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है, कुछ तो एडवेंचरस होगा. ठीक है, तो थ्रिल सीकिंग इज वन फैक्टर व्हाई दीज पीपल पोस्ट समथिंग हेटफुल ऑन सोशल मीडिया और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स और समथिंग लाइक. थ्रिल सीकर्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर रिटेलिएटर्स, जो कि रिटेलिएट करना चाहते हैं. कोई एक्टिविटी हो जाती है, कोई घटना कहीं घट जाती है, तो उससे बदला लेने के लिए उनको सबक सिखाना है ये सोच के. तो दीज ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉल्ड रिटेलिएटर्स. नेक्स्ट आर डिफेंसिव. डिफेंसिव, ये जो रिटेलिएटर्स हैं, दे फॉल अंडर द ग्रुप ऑफ ऑफेंसिव. नेक्स्ट आर डिफेंसिव हु ट्राई टू डिफेंस, कि नहीं हमारा तो ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, हम तो ऐसा करते हैं, तुम तो वैसा करते हो. तो दीज आर डिफेंसिव पीपल. while defending their self, they give certain sloganeering, they give certain speeches, they provide or publish something which is hateful. Next are people with a propaganda, people with a mission, people who have their vision कि मुझे ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी तो ये चीज ऐसे ऐसे करके होगी, and then our idea, our propaganda will be spreading through the community, spreading through the society. मिशन होता है कि वहां पे हम ऐसा कुछ डाल दें कि वहां पे कम्युनल वायलेंस हो जाए
जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी वहां की हो जाए और हमें आसानी हो जाए अपना काम करने में, और पुलिस और तंत्र जो है उस चीज को रोकने में जुड़ जाए. So these are people who are having a mission, who are having a propaganda. ठीक है. नेक्स्ट, परपिट्रेटर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परसेप्शन दैट सर्टेन ग्रुप पोज अ थ्रेट टू देम. कई बार आपने देखा होगा कि अरे इस्लाम को खतरा है, कई बार देखा होगा हिंदू धर्म को खतरा है, माइनॉरिटीज को खतरा है, और ये खतरा बोल बोल के लोगों को भड़काते रहते हैं कि भाई हम कमजोर हैं, हम कम हैं, हम ज्यादा हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं. तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. ऑलराइट, is it clear so far, everyone? Fine. Next, what are the forms of hate speech? What are the forms of hate speech? ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 तरह से हेट स्पीच को क्लासिफाई किया जाता है. रेस और रिलीजन के बारे में अगर कोई बात कही जाए, रेस या रिलीजन के बारे में कही जाए, या फिर आप जो माइग्रेंट्स हैं, रेफ्यूजीज हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, उनसे रिलेटेड हेट स्पीचेस होती हैं, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज से रिलेटेड स्पीचेस दी जाती हैं. किसी की आइडियोलॉजी को आप डिग्रेड करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम बताएंगे. सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज इज अगेन के रिलेटेड जो स्पीचेस होती हैं, देर आर अगेन क्लासिफाइड. देन हेट स्पीचेस अगेंस्ट सेक्सुअल माइनॉरिटीज, हेट स्पीचेस अगेंस्ट सेक्सुअल माइनॉरिटीज. ओके, हेट स्पीच या तो आप पब्लिकली जाके डायरेक्ट वर्बल एक्सप्रेशन जो होता है उसके थ्रू या तो आप स्पीचेस दे सकते हैं, डायरेक्ट वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर जो हेट स्पीचेस हैं दे आर परपिट्रेटेड थ्रू इमेजेस, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कौन कौन से हुए? इमेजेस हुए, वीडियोस हुए, म्यूजिक हुए, और एनी कम्युनिकेटिव फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी. एनी कम्युनिकेटिव फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी. फाइन. इट कैन बी ए सॉन्ग, it can be a video, it can be a tweet, it can be a cartoon or a manipulated image. ठीक है, मैनिपुलेटेड इमेजेस का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है. आपको भी ध्यान रखना चाहिए जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे कोई ऐसी चीज रिसीव करते हैं जो कि डिस्टर्बिंग है, तो यू शुड फर्स्ट बी वेरीफाइंग देम. राइट, अभी एक गाना आया बहुत हाल फिलहाल में, एक बहुत ही फेमस सिंगर की डेथ हुई हाल फिलहाल में. उन्होंने उनकी जो डेथ के बाद उनकी नई एक एल्बम रिलीज हुई. उस एल्बम में जो इशू उठाया गया है दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी. उस गाने को जो देश की सरकार है उसको थोड़ा सा रोकना पड़ा, बिकॉज दैट सॉन्ग हैड द पावर टू इंसाइट द एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी. राइट, फाइन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. अब कई बार जैसे मैंने देखा हेट स्पीच को बोला जाता है कि आप अगर किसी चीज को हेट स्पीच बोल रहे हैं तो समवेयर एंड समहाउ यू आर ट्राइंग टू कर्ब द इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन. किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत ही एक थिन लाइन है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखेगा. थोड़ा सा आप इधर चले गए तो वो फ्री स्पीच हो गई, आपने थोड़ा ध्यान नहीं रखा और जो राइडर्स हैं उनको ध्यान नहीं दिया आपने, तो आपकी स्पीच को हेट स्पीच क्लासिफाई किया जाएगा. तो पहले ये समझना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के गार्ब में लोग हेट स्पीचेस परपिट्रेट करते हैं, और कहां पे हमको वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां पे कि आपने इधर बोला तो आप हेट स्पीच है, इधर बोला तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है दैट फॉल्स अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, एंड इट प्रोवाइड्स every citizen of the country with the right to speech and freedom of expression, that the individual has right to speak anything that they want, anything that is there in their mind, and express it through any communicative media or medium. Right? But Article 19 clause 2 बात करता है
रेस्ट्रिक्शंस की, राइडर्स की। और लोग जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 में जो लिखा है उन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 2 में मेंशन किया गया है कि कब किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइडर्स क्या क्या हैं। तो उन राइडर्स के अलावा, उन राइडर्स पे अगर आपकी जो स्पीच है फिट बैठती है, देन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। मगर आर्टिकल 19 क्लोज 2 ये भी बोलता है कि अगर उन 4-5 चीजों के अलावा, अगर उन 4-5 चीजों में आपकी स्पीचेस जो हैं वो कैटेगराइज नहीं हो सकती हैं, देन अगर आपकी स्पीच पे कोई रोक लगाता है, देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ऑलराइट, now we will see what are the provisions regarding hate speeches or penalizing the act of hate speeches in the country. What are the provisions regarding penalizing the acts of hate speeches in the country? ठीक है, पहला अगर हम देखें तो सेक्शन 153 ऑफ द आईपीसी, उससे पहले अगर आप देखें तो हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड, हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन any of the laws of the country, only prohibitions for using certain formats of speech and expressions are stated. तो हमारी कंट्री में किसी भी लॉ में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है। हां, certain formats of speech and expression पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो जरूर लगाए गए हैं। फाइन, तो सेक्शन 153A of IPC, section 153A of IPC, it penalizes promotion of enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to the maintenance of harmony, and doing acts prejudicial to the maintenance of harmony. Next is section 153B of IPC. It penalizes imputations, assertions prejudicial to the national integration. Then we have section 295A of the IPC, which penalizes deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief. So section 295A of IPC is already there. Then section 298 of IPC, section 505 of IPC, and very importantly, in the Representation of People Act, part 7 of the Representation of People Act, there is again a provision for punishing, penalizing the individuals who are contesting the election. It goes on and says that the Representation of People Act 1951 classifies hate speech as an offense committed during the elections in 2 categories. Elections में hate speeches के regarding कोई भी चीजों को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, and first category is electoral offenses. First category is electoral offenses, and the second one is corrupt practices. But still, a specific classification as hate speech is yet not mentioned. A specific classification as hate speech is yet not mentioned. Fine. All right. Next. मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं अभी तक, मेजर्स अभी तक क्या क्या लिए गए हैं। तो पहला जो आप बोल सकते हैं दैट इज इंडस्ट्री वाइड अलायंस, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कॉर्पोरेशंस हैं, वी आर मेकिंग देयर ओन अलायंस टू वाइडन देयर रीच टू कर्ब दीज हेट स्पीचेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. For example, you see the world's biggest social media companies, including Facebook, Google, Twitter, and ByteDance, are exploring an industry-wide alliance to curb fake news on their platforms in India specifically. Also, the Election Commission of India is looking to have a tie-up with these tech companies to identify the creator of such news. Election के time पे
वोट बेस को अपने अपीज करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन काफी फैलाई जाती है, काफी आपको देखने को भी मिलती होंगी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन इज लुकिंग अप टू हैव अ टाई अप विद दीज टेक कंपनीज सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द क्रिएटर ऑफ सच न्यूज, एजुकेटिंग द एंड यूजर्स एंड sensitizing them, educating the tech users and sensitizing them, उनको sensitize करना, educating the end users and sensitizing them is again one way in which these activities can be controlled. आप इंडिविजुअल को बोलिए कि भैया आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको आप कैसे जज करें कि वो सही है, गलत है, फैलानी है, नहीं फैलानी है, उसका pros and cons क्या क्या हो सकते हैं. That the receiver should also be in the condition to analyze. The government should bring out a policy framework on the possible harm due to the internet messaging platform to engage at a deeper level, also imposing hefty fine. Like in Germany, the social media company face fines of 50 million pounds if they persistently fail to remove illegal content from their sites. जर्मनी का एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल आपको याद रखना बहुत जरूरी है. रिमेंबरिंग दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. फाइन, नेक्स्ट. नीड ऑफ द आवर क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. पब्लिक अथॉरिटीज शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डेरिलिक्शन ऑफ देयर ड्यूटी. डेरिलिक्शन ऑफ देयर ड्यूटी मतलब कि अपनी ड्यूटी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. Okay, and they should also be held accountable for the non-compliance of the court's order in regards to the hate speeches. Hate speeches पे कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं उनकी जो कंप्लायंस नहीं हो रही है, उनको जो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको जो फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसके लिए पब्लिक अथॉरिटीज शुड बी हेल्ड accountable for non-compliance with the court's order by not taking action to prevent vigilante groups from inciting a communal disharmony and spreading hate against citizens of the country and taking the laws into their own hands. Okay, next. ये देखिए, ये this is something which is very important. Before you share online, consider the 5 W. Who made it? What is the source of the information? Where did it come from? Why are you sharing this? And when was it published? ये भी आपको सजेशन में लिखना. There are 5 W's, very important acronym which can be used in the examination. 5 W's. Who, what, where, why, when. Before you spread such information. वेरियस कमिटीज, देखिए क्वेश्चन में भी टीके विश्वनाथन कमेटी की बात कही थी, वो आ गई. सजेशंस की बात की थी, सजेशन हमने पिछली स्लाइड्स में सजेशन देख लिए कि क्या क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए. टीके विश्वनाथन कमेटी आ गई. अब फाइन, टीके विश्वनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सर्टेन स्ट्रिक्टर लॉज should be made, strict laws should be made to curb online speech and use of cyberspace to spread hatred and incitement. It also asks the government to include or insert new sections, section 153CB and section 505A in the IPC for incitement to commit an offense on grounds of religion, race, caste or community, sex, gender identity, sexual orientation, place of birth, residence. इन सब के बेसिस पे अगर कोई इंसाइटमेंट करता है तो उनके लिए these sections must be inserted in the Indian Penal Code. एक बेस बरुआ कमेटी बनाई गई थी 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब एक नॉर्थ ईस्टर्न, अरुणाचल प्रदेश का एक नॉर्थ ईस्टर्न था, उनके साथ रेशियल वायलेंस हुआ था इन दिल्ली एंड दैट इंडिविजुअल वाज नीडो टानिया. उन पे कुछ रेशियल कमेंट किए गए थे, हाथापाई हुई एंड द इंडिविजुअल लॉस्ट हिज लाइफ. इन द वेक ऑफ दिस इंसिडेंट, this base Barua committee was constituted by the central government in the year 2014 and it has proposed to insert 2 stricter anti-racial discrimination provisions in the IPC. बोला कि IPC में आप 2 section include कीजिए. We should have the provision regarding anti-racial discrimination. Anti-racial discrimination से regarding उसमें
प्रोविजंस होने चाहिए। बेसबरो कमेटी ने और भी रिकमेंडेशंस दी थी, पॉलिसिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अगर आपको कम करना है तो डिफरेंट रेसेस से मिलके एक आपको पुलिस फोर्स जो है वो कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। और दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में ये लागू भी हुई है। नॉर्थ ईस्ट से काफी रिक्रूटमेंट जो है दिल्ली पुलिस में किया गया है, सो दैट द पीपल लिविंग इन दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल लिविंग इन दिल्ली डू नॉट फेस सच रेशियल discrimination by the police personnel when they go and try to file certain cases of racial discrimination perpetrated by the different civilians on them. Right? Next is a new law, जो मैंने बोला racial discrimination से related certain sections जो है वो IPC में include किए जाएं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक किया जाए, इस तरह की रेशियल प्रोफाइलिंग, इस तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से भरे मैसेजेस को चेक करने के लिए। Dedicated public prosecutors should be there who should be taking up the cases related to racial discrimination. Dedicated public prosecutors होने चाहिए। Nodal police stations should also be there in certain cities to, especially in metro cities, to take care of these cases, racial discrimination से related cases के लिए। And fast track courts भी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं इन कर्मा दोरजी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 2014 का है ये, कर्मा दोरजी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, wherein Supreme Court has made several recommendation for the prevention and monitoring of racial hatred and violence. However, not much seems to have been done. वही बात कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करना है, और नहीं हो रहा है तो कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटीज शुड बी मेड अकाउंटेबल। फाइन। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है? पहला वे फॉरवर्ड देखिए, एजुकेट करना। लोगों को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को जब तक आप सेंसिटाइज नहीं करेंगे, और इसके माध्यम से आप जो हेट्रेड है एक दूसरे की, उसको अगर आप डाइल्यूट नहीं करेंगे, देन कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो नहीं आ सकता। सो एजुकेटिंग एंड सेंसिटाइजिंग द मासेस इज द फर्स्ट way forward. Then private companies should come forward, and as Facebook and other social medias are planning to form a wider alliance, such alliances should be made and they should be made accountable. They should be made accountable. They should also be conducting certain awareness and initiatives about maintaining cordial relationships in the society. Stricter penalizing, जो laws जो हैं वो strictly implement हो, उन के थ्रू पेनलाइज जो करना है वो स्ट्रिक्ट वे में किया जाए, देन ओनली पीपल विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट देयर एक्शंस कैन मेक देम डू। उनके एक्शंस जो हैं हेट से रिलेटेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड, उससे क्या नुकसान उनका हो सकता है, देन ओनली दे कैन रियलाइज। अनटिल अनलेस स्ट्रिक्टर लॉज आर नॉट इंप्लीमेंटेड, सच थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। वाइडर प्लेटफॉर्म, जितने भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो हैं, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, दे शुड बी कमिंग अप टुगेदर एंड ट्राइंग टू एड्रेस दीज इश्यूज ऑफ हेट स्पीचेस। देयर हैव बीन न्यूमरस रिकमेंडेशंस by numerous stakeholders that in fact United Nations should also take up such issues and involve mutual consensus among the participating countries to curb these practice of hate speeches. Next, reasonable government, regional bodies and other international and regional actors should respond to this threat, and there should also be provision of alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution का भी provision होना चाहिए, which should include negotiation, mediation, and reconciliation. So अगर इन केस, अगर ऐसे कोई केसेस होते भी हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मौका जो है, और या फिर ऑप्शन जो है, दैट शुड बी देयर, दैट शुड बी देयर। फाइन। सो देखिए, हमने सजेशंस की बात की थी, रिकमेंडेशन की बात की, फैक्टर की बात की, इंपैक्ट की बात की, वो सारे क्वेश्चन जो हमने तीनों क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे, इस वीडियो के अंत होने तक, खत्म होने तक, आई बिलीव द कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट 3 आंसर्स आर वेरी 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 इजीली आंसरेबल बाय आंसरेबल, राइट?
सो दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर हेट स्पीच टुडे। एंड इन दिस मैनर, जिस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया है, इस तरह से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को हम आगे भी आपके साथ कवर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद चेंज IAS। थैंक यू।